है बी स्टार में क्या हाल चाल, कैसन बा सारे लोग। सो पी वाई क्यूज़ एंड सी वाई क्यूज़ मैंने सोचा, देखो यार, रियलिटी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट कर पाऊँ, बट कोशिश जारी है। और वी आर आउटलायर्स एंड वी विल नेवर क्विट। हम कोशिश करते रहेंगे हमेशा। तो वैसे ही यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि कभी के फॉर्मूले रिवीजन की ज़रूरत है, तुम्हें नॉक करके। एक्चुअली मेरा जो पर्पस है वो यही कि इस चैनल के थ्रू तुम्हें जितना भी नॉक कर सकूं, जितना भी एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकूं, या जितना भी तुम्हें रिमाइंडर्स दे सकूं पढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा कर पाऊँ। पता है तुम्हें कि पूरी तरह से इंगेजमेंट होती है वेदांतु जेई चैनल पर, और अपने कंटिन्यूसली अभी बैक टू बैक लेक्चर्स चल ही रहे हैं। महा रिवीजन, और उसके बाद फिर टॉप क्वेश्चन, उसके बाद फिर लास्ट मिनट रिवीजन, से बैक टू बैक चल रहा होगा। इसके अलावा भी जब भी जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी वैसी 80+ चैलेंज है, उसे भी कंटिन्यू करना है, और भी चीज़ें हैं। तो ये इंगेजमेंट जो है वो अलाउ नहीं कर पाती है, बट कोशिश जारी है अपनी। कोशिश तो करते रहेंगे हमेशा, जितना भी एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हैं तुम्हें करेंगे, और जितने भी वादे तुमसे किए हैं उनको पूरी करने की कोशिश जारी है। तो उसी में ये पी वाई क्यूज़ एंड सी वाई क्यूज़ हैं। मोस्ट रिलेवेंट पी वाई क्यूज़ और सी वाई क्यूज़ मीन्स करेंट ईयर क्वेश्चंस, उनको सामने लाने की कोशिश की है। तो वी बी टी, सी एफ टी और एब्जॉर्प्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वेवलेंथ वाले, और जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सब ज़रूर से इंक्लूड किए हैं। ट्रिकी अप्रोच, जो मेरे अपने जो ट्रिकी अप्रोच होते हैं उनको ज़रूर देखने की कोशिश करना तुम। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि तुम ट्रिकी अप्रोच डेवलप करो, और बड़े मज़ेदार तरीके से ना, बड़े आसानी से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि तुम इन पर ध्यान दो। ओके, केयरफुल रहना इसके लिए। तो ट्रिकी अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी होगा। आई होप दैट कि तुम इसे मिस नहीं करोगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले कलर चेंज कर लिया जाए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट। तो कैच करने का तरीका क्या रहेगा, देखो, अगर कोबाल्ट की बातचीत की जाए या फिर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बातचीत की जाए, तो इंट्यूशंस का यूज़ करो, बेसिक नॉलेज का यूज़ करो, बड़े मज़े से सॉल्व कर लोगे तुम। वैसे तो बायपैराडाइल जो दिया गया उसमें 2 नाइट्रोजन आइटम दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि 2 नाइट्रोजन आइटम के लोन पेयर्स यूज़ होने वाले हैं कोबाल्ट को देने के लिए। तो दैट मीन्स कि इधर से बायपैराडाइल की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कंट्रीब्यूशन होगा 2 लोन पेयर का होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यहाँ से आएगा, प्लस क्लोरीन की तरफ से 4 आएंगे तो 6 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। एंड एक और बात समझने की है कि जनरली कोऑर्डिनेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कोबाल्ट का वो +2+3 होता है। अब सोडियम को बाहर देख करके तुम्हें शक हो जाना चाहिए, यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 होगा। एंड बायपैराडाइल पर कोई भी चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर इसे तुम x लो, +0 लो, माइनस क्लोरीन की वजह से -1 × 4 = 1 करो, -1 करो, तो x = +3 आ जाएगा, राइट। सो दिस +3 एंड 6 विल गिव यू आंसर 9, करेक्ट। सॉल्यूशन बाकी साथ साथ मैंने अटैच कर दिया है, बट मैं अपने ट्रिकी अप्रोच स्पेशली अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में ऐड करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, कोबाल्ट H2O6 + Cl2 है एंड क्रोमियम H2O6 + Cl3 है। तो कोबाल्ट वहाँ पर +2 के साथ, एंड जनरली H2O जो है वो वीक फील्ड लाइगेंड होता है, क्रोमियम यहाँ पर +3 के साथ। कोबाल्ट +2 दैट मीन्स कि 4:3D7 से 4:2 निकल गया, तो बचा 3D7 है, राइट। अब 3D7 को तुम फटाफट जोड़ो, किस तरह से, यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। क्रोमियम +3 को जोड़ो, 4s1 3D5, और 3D5 में 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके 3D5 से 2 निकाल दो, तो यहाँ पर 3D3 वाला कन्फिग्रेशन दिखाई दे रहा है तुम्हें, राइट। अब यहाँ पर 3D7 था, तो तुम एक एक करके पहले नीचे के T2G में फिल कर दो, फिर EG में चले जाओ, तो T2G में फिल करोगे एक एक करके 3, और फिर ऊपर जाओगे EG में भरोगे एक एक करके, तो 2 फिल हो गए, फिर वापस 2 नीचे आकर के फिल करोगे, तो यहाँ पर भी 3 अनपेयर्ड आ गए। अगर तुम VBT के थ्रू बनाते, तो VBT के थ्रू हम क्या करते हैं, हम स्प्लिटिंग नहीं दिखाते, राइट। तो VBT के थ्रू अगर तुम बनाते, तो आई थिंक दैट तुम उसके थ्रू भी तुम कंफर्टेबली निकाल सकते हो आंसर। ऐसे 5 फिल कर देते, उसके बाद 6 और 7 3 अनपेयर्ड आ जाते। लेकिन आदत ज़्यादा लगानी है CFT के थ्रू, क्योंकि वो तुम्हारा कमज़ोर होता है। सॉरी, ये वाली आदत जो है ना मेरी जाएगी नहीं। ये नोट पढ़ना ये बड़ा तंग करता है। खैर कोई नहीं, वापस आई विल राइट कोबाल्ट +2 एंड क्रोमियम +3। तो कोबाल्ट +3 में जो मैं दिखा रहा था कि T2G करके अगर तुम CFT देखो, ये CFT वाला तरीका है कि एक एक करके फिल करना। जिनको नहीं आता है ध्यान से सुन लो ये सब, और फिर ये EG में जा करके फिल करना इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। तो एक एक करके तुमने फिल किया और 5 फिल हो गए। अब वापस 2 फिल किए नीचे आकर के, तो 3 अनपेयर्ड आ गए, राइट। क्रोमियम +3 में गए, यहाँ पर
तो ऑलरेडी 3D3 कन्फिग्रेशन हमने लाया था, तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गया। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से समझ में आ गया कि दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डिफरेंस होगा, चाहे वो कोबाल्ट का ले लो और क्रोमियम का ले लो +3 स्टेट में, तो वो जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सेम ही आ जाएगा। बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर चिपका दिया अच्छे से, तो तुम सॉल्यूशन भी अच्छे से रेफर कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल कंज्यूम मोर इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो कौन है जो कि AgNO3 को ज़्यादा कंज्यूम करेगा? तो यार ज़्यादा कंज्यूम करेगा का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है ना कि कौन जो है वो Ag+ को कंज्यूम ज़्यादा करेगा, मतलब खाएगा ज़्यादा। तो ज़्यादा कब खाएगा यार? तभी खाएगा ना जबकि जो Ag+ है उसको ज़्यादा Cl मिलेगा। Ag+ कंज्यूम ज़्यादा होगा तो फिर AgNO3 ज़्यादा कंज्यूम होगा। मोटा मोटा चल रहा है, राइट? तो AgNO3 ज़्यादा कंज्यूम होगा, दैट मीन्स Cl- ज़्यादा होना चाहिए फ्री। तो कहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में आपको दिखाई दे रहा है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको समझ में आ गया Cl- जहाँ पर ज़्यादा है वही इक्विवेलेंट से ज़्यादा कंज्यूम करेगा, राइट? तो दैट विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, इसकी ट्रिक्स याद रखना यार बहुत ज़रूरी है, तुम लोग बहुत मिस करते हो। सो आई विल राइट अगेन, और एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, ये सब चीज़ें बहुत रिपीटेटिव आई हुई हैं और फिर भी अगर तुम लोग मिस करते हो तो कसम से कुटाई होनी चाहिए तुम्हारी। मतलब बहुत बार तो मैं ही रिपीट कर चुका हूँ, बट स्टिल चलो ठीक है, तुम नहीं जानते होगे तो सुनो एक बार फिर से। ये बहुत बार रिपीट हो रहे होते हैं। NiCl4 2- वीक फील्ड लाइगेंड है, निकल +2 है, वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी तो इट मस्ट बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि Na+2 मीन्स के 4s2 3d8, 4s2 के दोनों निकल गए तो 3d8, 3d8 में आपने 3 भरे, फिर ऊपर 2 भरे, वापस आकर के आपने 3 भरे, तो 2 अनपेयर्ड तो रह गया ना, तो पैरामैग्नेटिज्म होगा क्योंकि वी फील्ड लाइगेंड पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन वही अगर हम NiCN4 2- कर दें तो यहाँ तो पेयरिंग होगी क्योंकि यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो इसीलिए यहाँ पर डायमैग्नेटिक नेचर आ जाएगा, राइट? Na+2 यहाँ पर भी था, Na+2 यहाँ पर भी है, लेकिन ये वीक फील्ड लाइगेंड के साथ है एंड दिस वन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। फिर आता है NiCO4। तो NiCO4 में ना आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जैसे ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था NiCl4 2- में, जैसे कि NiCN4 2- में, बट दिस इज डिफरेंट। वाई दिस इज डिफरेंट? बिकॉज कि यहाँ पर ना निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एकदम यूनिक सी चीज़, एंड यहाँ पर डायमैग्नेटिक नेचर आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पेयरिंग होगी। बट यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 था वीक फील्ड लाइगेंड की वजह से, यहाँ पर DsP2 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की वजह से, बट यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने के बावजूद हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता DsP2 बिकॉज के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो sp3 हाइब्रिडेशन आता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब इसका यूज़ करते हुए आप फटाफट आंसर निकाल दो। देखो NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक होगा, NiCO4 ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही रहते हैं, मैंने 2018 का उठाया है और 2021-22 तक सब में रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, 2023 में भी अभी भी रिपीट हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर आगे भी होंगे। ओके, तो मिस ना करना। कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये चीज़ सीधे सीधे डिपेंड करेगी किस पे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पर। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड दिखाई दिया, खत्म कहानी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, दिस इज वेयर के स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इज प्रेजेंट, राइट? ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। हो गया फटाफट, राइट? नेक्स्ट, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब सारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है कि जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का डिस्कशन हम करते हैं तो केयर करना कि जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हमेशा ना सिमेट्रिकल होते हैं। तो सिमेट्रिकल होते हैं तो एक ही तरह का एंगल होता है 109.5 डिग्री। अब तुम चाहे डिफरेंट लाइगेंड क्यों ना रख दो, लेकिन उनके बीच का ना डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में डिस्टेंस चेंज ही नहीं कर सकते। और ज्योमेट्रिकल वर्ड का मीनिंग ही है कि डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल लेंथ चेंज होना चाहिए। तो यू कांट चेंज एंगल या एंगुलर डिस्टेंस, राइट? तो कभी भी टेट्राहेड्रल वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे ही नहीं। और अभी पीछे की नॉलेज हमने ली थी पीछे क्वेश्चन में कि NiCO4 बेचारा जो है ये स्क्वायर प्लेनर नहीं हो पाता, राइट? ये होता है टेट्राहेड्रल। तो जब ये टेट्राहेड्रल है तो कन्फर्म है कि इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वो होगा 0। देखा ट्रिक? देखो ये बहुत अल्ट्रा प्रो ट्रिक है, बहुत ही सुपर ट्रिक है, बहुत ही गजब की ट्रिक है, बहुत ही अच्छा KFC है ये। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया 0, ऐसा एक ही ऑप्शन है ये वाला। दिखाई दिया? बस खत्म है कहानी, हो गई बातचीत।
टनाटन वही आंसर होगा, कोई और दिया ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैच कराना, हा, देखना कितने प्यार से मैच करा देंगे एकदम फटाफट। क्या कर रहे हैं, इसमें पूछा है पहले तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ना, उसके लिए 2 चाहिए ही चाहिए हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो दैट मीन्स के A का 3 तो होना ही होना है। ऐसे ऑप्शन चूज करके निकाल लो। A के 3 कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा, अरे व्हाट इज दिस, खत्म जा, वाओ खत्म हो गया। आगे करना क्यों है। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD, देखना यहाँ पर भी ट्रिक है, MABCD, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, ऑप्टिकल नहीं आ सकते, क्योंकि ऑप्टिकल में क्या होता है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। इसको स्लाइस कट कर देंगे तो खत्म हो जाएगी कहानी इसकी। तो इसलिए ऑप्टिकल लड्डू, बट ज्योमेट्रिकल होगा, और ज्योमेट्रिकल में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के नंबर्स निकलेंगे। ज्योमेट्रिकल क्यों होगा, क्योंकि 2 तरह के एंगल पॉसिबल है, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री पर रखोगे तो वो सिस आइसोमर, क्लोज आइसोमर, 180 पर रखोगे तो ट्रांस वाले। खैर, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पोजीशन एंड एंगल समझनी पड़ेंगी। पोजीशन एंगल को समझने के लिए पहले तो देखिएगा, बड़ी प्यारी से ट्रिक से ये भी सॉल्व हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से मेहनत करके बनाते हैं, बट हम इसको ट्रिकी वे में कैसे बनाएंगे देखिएगा। पहले मान लीजिए A की बातचीत करते हैं। हमने A को फिक्स किया, A के अपोजिट में मैं एक बार B रख सकता हूँ, C रख सकता हूँ, D रख सकता हूँ। तो A के रेस्पेक्ट में मैं 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। फिर कोई आपसे कहेगा कि फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि B के अपोजिट में हम C रख सकते हैं और D रख सकते हैं, तो वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जस्ट इमेजिन दैट कि मैं एक बार A के अपोजिट में ना B रख देता हूँ, ठीक है, या A के अपोजिट में चलो मैंने C रखा, तो क्या B और D अपोजिट नहीं आए, क्या आए ना। तो कोई ये बोल रहा था कि एक बार मैंने A के अपोजिट में B C D रखा, नेक्स्ट टाइम B के अपोजिट में मैं A C D रखूँगा, लेकिन B और A वाला तो काउंट हो चुका है, तो मैंने A को हटा दिया, C और D तो काउंट होंगे B के अपोजिट में। तो वो गलत सोच रहा है। क्यों सोच रहा है, क्योंकि जब आपने A के अपोजिट में B C D में से C को रखा तो B और D अपने आप अपोजिट में आ गए, तो आपका B और D को नेक्स्ट टाइम फिर से काउंट करना गलत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाले स्ट्रक्चर में तो B और D थे ना अपोजिट। तो इसी तरह से आपको समझना होगा कि B के अपोजिट में आपने एक बार D रखा, तो B के अपोजिट में एक बार C भी आ ही चुका होगा। जब आपने A के अपोजिट में कोई और स्पेसिस रखा होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर D रखा होता, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर D रखोगे तो फिर B के अपोजिट में यहाँ पर कौन आता, C आता, आएगा ना। तो दैट मीन्स कि अब B के अपोजिट में C और D को काउंट करना पॉइंट ही नहीं बनता है, C के अपोजिट में D को काउंट करना पॉइंट ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके। फर्स्ट टाइम जब आप A के अपोजिट में कॉम्बिनेशन बना रहे थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तो काउंट हो गए सारे। तो दैट मीन्स कि A के अपोजिट में BCD, ये सोच करके मेरे पास 3 आइसोमर बने और अब 3 से ज़्यादा बन ही नहीं सकते। लेकिन एक सेकंड, वेट, SCN लिंकेज आइसोमर शो करेगा, S से भी लिंकिंग हो सकती है, N से भी हो सकती है। तो दैट मीन्स कि ये खुद हर बार जितने भी आप 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे, 2 तरह से ये लिंकेज शो कर सकता है। तो 3 दूना 6 आइसोमर तो वैसे ही बन गए। सेम काम NO2 कर सकता है, राइट, N से भी हो सकता है इसमें लिंकेज और O से भी हो सकता है। दैट मीन्स कि हर बारी ये भी 2 टाइप ऑफ लिंकेज शो कर सकता है। तो टोटल लिंकेज कितने हो गए, 3 × 2 × 2, दैट इज योर 12। इसको समझने का ये भी तरीका है कि आप अलग अलग बनाइए लिंकेज शो कर करके, और उसमें भी सोचिए कि इस वाले में 3 आइसोमर हो सकते हैं, A के अपोजिट BCD, A के अपोजिट BCD, A के अपोजिट BCD, A के अपोजिट BCD। वो 4 तरीके से A के अपोजिट BCD रख सकते हैं लिंकेज की वजह से, बट मैंने उसको और भी ट्रिकी वे में बना दिया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको तंग करेगा इस मामले में कि आप अगर कभी भी आपने विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में नहीं सुना है, या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आपने आज तक नहीं पढ़ा है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है ये नहीं पढ़ा है, तो गए काम से नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर किसी ने विल्किंसन कैटलिस्ट और क्लोरोफिल दोनों को पहचान लिया है, राइट, तो C का 1 आई थिंक, हाँ, और D का 2, C का 1 एंड D का 2, ऐसे 2 ऑप्शन है। तो C का 1 एंड D का 2 पहचानने के बावजूद 2 ऑप्शन है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया A का आपको क्या लेना है, 3 लेना है। विटामिन B12 के अंदर वो कोबाल्ट वाला पार्ट होता है। Now coming to the coordination number of thorium in K4 TH2O4 whole 4, भाई यहाँ पर देखिए C2O4 ऑक्जेलेट, इसमें ऑक्जेलेट वाले में अगर आप बनाएंगे ऑक्जेलेट तो साफ दिख जाएगा बाइडेंटेट है, तो 4 ऑक्जेलेट, दैट मीन्स के 2 × 4
प्लस H2O तो मोनोडेंटेट है, एक ही ऑक्सीजन से देगा तो 1 × 2, दैट मीन्स के 10 है कोऑर्डिनेशन नंबर अंदर में। तो ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है ना उठा उठा करके कभी कभी दे दिए जाते हैं, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिमाग लगा करके वो चीज़ बन जाती है। नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड्स एंड कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड्स इन CO2 CO होल 8। तो देखो आप कोबाल्ट के साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लगाना है, एंड ये डायन्यूक्लियर कंपाउंड है, तो डायन्यूक्लियर कंपाउंड में हम सिमेट्री देने की कोशिश करते हैं हमेशा, जैसे ऑक्सो एसिड्स वगैरह कैसे बनाते हैं वैसे ही। तो CO2 CO होल 8, ओके। बच गए यहाँ पर लाइगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड 6 कार्बन मोनोऑक्साइड गए, तो अब 2 कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको ऐसे रखना पड़ेगा। और ऐसे क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तब तो देखो ना आप, तब तो x एक्सिस पर, y एक्सिस पर एंड z एक्सिस पर अरेंजमेंट, तभी तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा ना दोनों कोबाल्ट का। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए नंबर ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड तो 1 होना ही होना है, ब्रिजिंग लाइगेंड जो है वो 2 आने वाले। फिर इसमें पूछा है कि ये कैसा, इसकी डेंसिटी क्या है, तो आपको कितने नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं, कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, जोड़ दीजिए एंड आंसर निकाल दीजिए, 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, जिससे डेंसिटी 4 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं दे रहा बिकॉज कि बहुत हलवा क्वेश्चन है, राइट ना। डेंसिटी में आपको लोन पेयर ही तो काउंट करना है कि कौन कौन लोन पेयर दे सकता है, बाकी कोई रास्ता ही नहीं है लोन पेयर देने का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मेटल आंसर द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, देखिए बहुत ट्रिकी वे में हम कैच कर सकते हैं। आयरन के साथ साइनाइड लगा है, राइट, तो देखिएगा Fe+2 विद साइनाइड है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ध्यान ही रखिए कि सारे के सारे पेयरिंग हो जाएगी। 4:3d6 में 3d6 बचेगा ना, अगर मैं 4s वाले दोनों निकाल दूंगा तो, राइट। 3d6 साइनाइड T2G में सबकी पेयरिंग कर देगा, तो T2G6 EG0 पेयरिंग के बाद ये चीज़ बचेगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इतना भी करने की ज़रूरत ही नहीं, एक बार दिमाग में रखिए और उसके बाद फिर ख़त्म कहानी, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 ही होगा। तो आयरन जहाँ पर आयरन को हमेशा लोएस्ट ही रखना है, और वैसे तो सारे ऑप्शन में आयरन लोएस्ट है, तो इससे कुछ खास बात बनी नहीं है आपकी। लेकिन आप दूसरे आइटम को सर्च कीजिए तो देखिएगा वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 4:3d3 होता है, तो 3d3 4s0 हो जाएगा वैनेडियम के लिए, राइट। तो 3 अनपेयर तो वैनेडियम में दिखाई दे रहे हैं और बाकी किसी और में आने के चांसेस नहीं, क्योंकि क्रोमियम +2 की बात कीजिए तो 4s1 3d5, राइट। तो 3d4 आएगा ना, कितना आ जाएगा 4s1 एंड देन 3d5 होगा, क्रोमियम NH3 एंड क्रोमियम +2 है, तो सही जा रहा है ना 4s1 3d5। हाँ, तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी 3d4 हो जाएगी। ओके 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 ओके, डन 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 डन, ठीक है। तो अगर आप इसको लेकर के चलेंगे तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आने के चांसेस रहेंगे 2 अनपेयर्ड के, क्योंकि NH3 है और वो पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। तो वैसे ही वैनेडियम हाईएस्ट और क्रोमियम नीचे आ गया, तो मुझे लग रहा है कि बस बात खत्म हो गया। अब इसके बाद तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ जाएगी, ऐसे ही ख़त्म हो गया कहानी, ऐसे ही चेक कर लिया हमने, राइट। बाकी यहाँ पर मैंने पेयरिंग वाले सारे फंडे लिख दिए हैं। वैनेडियम वाले में देखो 3 अनपेयर्ड आ जाएगा, एंड जैसे बात कर रहे थे हम लोग साइनाइड वाले में सारी के सारी की पेयरिंग हो जाएगी। क्रोमियम में 4 थे, बट T2G में आप 3 भरने के बाद ऊपर EG में 1 भरते, लेकिन NH3 आ गया तो NH3 पेयरिंग करवा देगा, तो T2G 4 हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 ही अनपेयर्ड आ पाएंगे, राइट। 2 अनपेयर्ड से √8 आ पाएगा, तो सबसे ज़्यादा वैनेडियम में आ जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लाइगेंड्स फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बोथ द एक्सियल लाइगेंड्स Z एक्सिस से लाइगेंड्स रिमूव्ड है ऑक्टाहेड्रल में, राइट। तो बचे किस पर है बताओ आप ही, रिमेनिंग किस पर है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग ऑन X एंड Y एक्सिस। तो X एंड Y एक्सिस पर लोब्स जहाँ रखे रहते हैं उसको रिपल्शन सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए कंफर्म dx² y² वाला सबसे ऊपर होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से तो हटा दिया गया है। लेकिन dx² y² के बाद कौन किसके लोब्स हैं जो कि xy प्लेन में ज़्यादा रहते हैं, दैट इज़ xy, कोई और नहीं है। सो दैट इज़ वाई के आंसर विल बी द फर्स्ट वन। समझ गए, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपके रिवीजन के लिए आसानी होगी। तो बाकी तो हिंट ऑलरेडी है, उसको उस हिंट के थ्रू आप जो है रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे अच्छा ठीक, एक्सप्लेनेशन जो है मैं लिख दूँ क्या, चलो मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ।
कि क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल है, जेड एक्सिस से लाइगेंड हट गए इसलिए सारा रिपल्शन एक्स एंड वाई एक्सिस पर होगा। लाइगेंड एंड मतलब जो भी स्प्लिटिंग है, पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से होता है, तो वो चीज़ जो है आपको कहाँ दिखाई देगी, वो आपको दिखाई देगा आ जाओ ये आना है, हाँ जेड एक्सिस से लाइगेंड हट गए इसलिए सारा रिपल्शन एक्स एंड वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है। ओके, efficiency 3 minus should be an inner orbital complex ignoring the pairing energy. The value of the crystal field stabilization energy for this complex is efficiency 3 के लिए ignoring the pairing energy ignore करना, value of the crystal field stabilization energy, okay। तो Fe+3 है ना, Fe+3 अगर आप रखेंगे तो Fe+3 के लिए ज़रा चेक कर लेते हैं हम लोग कि T2G EG वाला क्या कॉम्बिनेशन आएगा। तो Fe+3 अगर करेंगे तो 4s2 3d6, दिस इज गोइंग टू बी 3d5। अगर ये 3d5 हो गया तो साइनाइड की वजह से आप पेयरिंग करवा देना इसकी, तो 3 और 2 5 और नीचे कर देंगे आप तो T2G 5 हो जाएगा एंड EG 0 हो जाएगा, राइट। अब यार T2G वाले में आप कितनी फिलिंग कर देते हो, T2G वाले में ऊपर जाते हो तो 0.6 × 4 होता है, नीचे में 0.4 × 6 होता है, ठीक है। तो ये तो आ गया बैरी सेंटर के हिसाब से, देखो ये चीज़ चली गई नीचे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से, हर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहाँ पर 4 रख सकते हैं EG में एंड T2G में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं। अभी टोटल हैं कितने, 5 हैं, तो 5 × -0.4 दैट विल गिव यू -2, राइट। और वैल्यू कितनी बोली थी इसने, वही कैलकुलेट करने के लिए, ओके ठीक है, तो 2 ही आ जाएगा आंसर, करेक्ट, ठीक है। ओके बाकी सॉल्यूशन भी रख दिया है। फिर से क्वेश्चन आ गया ऐसा जिसको कि हम एकदम हलवा एकदम उड़ा देंगे, NiCO होल 4, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये फिक्स्ड sp3 होता है एंड दिस इज गोइंग टू बी dsp2, तो इतने से ही आंसर निकल रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। B का 4 कहाँ पर है, B का 4 एंड देन A का 1, हाँ यार तो 2 जगह है, दैट मीन्स के C और D पे जाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, D पे चले जाते हैं। क्या दिखाई दे रहा है D में, D2sp3 वहाँ दिखाई देगा जहाँ पे वीक फील्ड लाइगेंड है, तो आप खुद से देख लो वीक फील्ड लाइगेंड कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी sp3d2 दिखाई देगा ना वीक फील्ड लाइगेंड के केस में, वीक फील्ड लाइगेंड एंड ऑक्टाहेड्रल, तो दैट विल बी sp3d2 एंड sp3d2 is actually given in 2, so that is why that is going to be answer. Total number of relatively more stable isomers possible for the octahedral complex. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी गंदी दी है, रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर, ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप CuEn होल 2 की बातचीत करें तो आप जैसे ही इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाने जाएंगे तो देखिए इथाइलिन डायमाइन में क्या होता है, CH2 वाला पार्ट होता है, राइट, और CH2 वाला जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन के थ्रू जो है वो डोनेशन कर रहा होता है, यहाँ पे गलत बना दिया ना, नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन कर रहा होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन कर रहा होता है, 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 ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर SCN आ गया, यहाँ पर SCN आ गया, तो अभी दिख रहा है कि मैंने इसको उस SCN को रखा हुआ है Z एक्सिस पर और 180 डिग्री पर रखा हुआ है, बट इसे हम उस पर भी तो रख सकते हैं ना, 90 डिग्री एंगल पर भी रख सकते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अगला एक स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें कि हम 90 डिग्री पर रख सकते हैं, ये मैंने ट्रांस बना दिया है, जिस विद रिस्पेक्ट टू SCN मैंने ट्रांस बना दिया है। बट ऐसे ही बन सकता है, कौन सा, सिस वाला बन सकता है, और इसमें साथ साथ एक और चीज़ बन सकती है, लिंकेज वाला पार्ट आ सकता है, राइट। तो हम NCS करके बना सकते हैं, SCN करके बना सकते हैं, दोनों तरह से चल सकते हैं। तो अगर आप आइसोमर्स बनाने गए तो जो आइसोमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बनते हुए, आप उन्हीं को काउंट कर लीजिए ना, बात बन जाएगी। आइसोमर्स की काउंटिंग पर वैसे मैं आपको बताऊं कि प्लान तो मेरा है, मतलब मैंने अभी वेदांत JEE पर
प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत स्पेशल सेशन ऑलरेडी डाला हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, कड़वा से हलवा, उसमें हर तरह की ट्रिक बताई हुई है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स को इंक्लूड नहीं किया है, तो ट्राई करते हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर का कोई छोटा भी सेशन अगर आइसोमरिज्म का हो सकता है तो कर देते हैं। एक सेशन हो जाना चाहिए स्पेशल सेशन, तो बता देना मुझको आप कमेंट्स में। टोटल नंबर ऑफ Mn डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन Mn2 was 7। दिस वन इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू। तो 2 Mn मतलब जैसे आप MnO4 माइनस बनाते हैं उसमें आप ऐसा कर देते हैं, O के साथ माइनस कर देते हैं, बट अभी आप जोड़ दीजिए क्योंकि इससे आपको मैग्नीज का जो D3S हाइब्रिडाइजेशन है वो मिल जाएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ Mn डबल बॉन्ड O था, तो 3 दोनों साइड जोड़ दीजिए, बात बन जाएगी। मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में आप अगर कॉपर देख रहे हैं तो चेक कर लीजिए बस कि कॉपर +1 में तो नहीं है ना, कॉपर +1 में तो रिटेन हो जाएगा ये। तो सच में पहले ही ऑप्शन जो है वो साफ साफ दिखा रहा है कि हाँ K3CuCN4 है, कॉपर जो है वो +1 में है, देखिए ना, है ना +1 में, नहीं दिख रहा क्या, ये X है -4 साइनाइड की वजह से एंड -3 पोटेशियम की वजह से, तो हो गया ना, डन हो गया, राइट। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट भाई आते हैं क्यों द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल कॉम्प्लेक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है किससे, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हाई होगी, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड दिखाई देगा आपको, तो एनर्जी हाई होगी एंड वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बातचीत करें तो इथाइलिन डायमाइन है स्ट्रॉन्ग, देन NH3 है, देन H2 है, तो आप सबसे ज़्यादा A को देखेंगे, देन B को देखेंगे, देन C को देखेंगे। ये एब्जॉर्प्शन वाले नोट कर लेना, बस इसी फंडे से बन जाते हैं ये जो फंडा है यहाँ पर। एंड लेट मी हाईलाइट इट, मैं थोड़ा सेशन को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो जिस वजह से मतलब मैंने सॉल्यूशंस वगैरह इसीलिए अच्छे से यहाँ पर ना बना करके डाल दिए हैं। तो कॉन्सेप्चुअली अगर चले तो ये चीज़ होती है, ठीक है। चलो, conductivity of a solution of complex with formula COCl3 NH3 correspond to 1:1 electrolyte and the primary valence of the central metal atom is कंडक्टिविटी 1:1 है। इससे आप गैस कर सकते हैं CONH3 होल 4 Cl2 और बाहर में Cl, सो दैट कि आपको एक कटायन एक एनायन मिल सके। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बातचीत चल रही है, तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट की बातचीत चल रही है अगर प्राइमरी वैलेंसी की बातचीत की है तो, ठीक है। तो आप पहले 1:1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से ये फार्मूला बना दीजिए जो मैं बोल रहा था, क्योंकि 1:1 बोलने का उसका मतलब ही होता है कि बाहर आपने एक आयन निकालना है, तो दैट विल बी Cl- ऑब्वियसली। अब इससे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X + 4 इंटू NH3 के लिए तो 0 है, 2 इंटू -1 करेंगे क्लोरीन के लिए एंड देन +1 के बराबर कर देंगे, तो X - 2 = +1 क्या वैल्यू देगा आपको, X = +3 वैल्यू दे देगा। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच विल एग्जिबिट सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की ट्रिक क्या होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की ट्रिक ये है, ध्यान से देखिएगा आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग की क्या ट्रिक होती है, आपको बस ये पहचानना होता है। देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, राइट। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग की ट्रिक इतनी है कि आप बस ये देखिए ना कि कोई ऐसा लाइगेंड है जिसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, और ये चीज़ जनरली कहाँ कहाँ पाई जाती है, स्पेशीज़ जहाँ पर ऑलरेडी पाई बॉन्ड होता है, स्पेशीज़ विथ पाई बॉन्ड। तो स्पेशीज़ विथ पाई बॉन्ड ढूंढिए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हर जगह है ना, तो बस हर जगह हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में तो होता ही है, तो बस हो गया डन। कार्बन मोनोऑक्साइड हर जगह है तो हर जगह सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, 3 हो गया आंसर। इन द कोबाल्ट कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ CO बॉन्ड इज X एंड टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड इज Y। CO बॉन्ड्स कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड 1 है एंड नंबर ऑफ टर्मिनल कोबाल्ट लाइगेंड्स इज 3 + 3 6, राइट। तो 6 + 1 7 हो जाएगा। अभी पीछे ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बनाया था, एग्जैक्टली यही चीज़ थी, राइट। The oxidation states of the iron atoms in the compounds A, B and C respectively are X, Y and Z. The sum of X, Y and Z is okay. तो यहाँ पर कैसे कैसे कैच करेंगे यार, देखो FeCN5 ऐसा लग रहा है ना कि FeCN6 में से एक साइनाइड हटा करके NOS लगा दिया है। NO खुद पॉजिटिव होता है, सल्फाइड -2 होता है, तो दोनों जोड़ करके कितने दे रहे होंगे चार्जेस, ये दे रहे होंगे -1। तो साइनाइड जैसे -1 देता है वैसे वो भी दे रहे हैं -1, NOS वही -1 दे रहा है। तो ये अगर X है तो -5 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर Na4 था ना, Na4 है तो सोडियम +4, तो इस पूरे पर चार्ज कितना होगा -4,
इसे -4 के बराबर कर दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो आयरन +2 में है। एंड जो सेकेंड वाला है उसमें तो सोचना ही नहीं, आयरन जो है वो FeO4 4 माइनस दैट मीन्स x -8 इक्वल टू -4x +4 स्टेट में है। बचा Fe2CO होल 9, तो Fe2CO होल 9 में कार्बोनाइल्स में हमेशा किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होता है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 4 + 2 + 0 दैट विल गिव यू 6, टोटल आंसर 6। नंबर पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्सेस Ma2B2। हा। देखिएगा यही आपको पीछे ट्रिक बताई थी, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। Ma2B2 विद sp3, तो एक बार Ma2B2 ही फॉर्मूला है, लेकिन वो टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में तो कोई भी फॉर्मूला आ जाए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो दिखाई नहीं देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाई नहीं देंगे अगर टेट्राहेड्रल है तो, लेकिन ऑप्टिकल दिख सकता है। बट यहाँ पर ऑप्टिकल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर मैं एक ऐसा प्लेन कंसीडर करें जो बी के बीच से, दोनों बी के बीच से जाए, तो दोनों बी के बीच से इस तरह से जाए कि उसके बैक साइड में ये ए और ए, क्योंकि आपको पता है टेट्राहेड्रल में ना 2 बॉन्ड सेम प्लेन में रखा जा सकता है, और एक बॉन्ड प्लेन के बाहर होता है, ऊपर होता है, और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे होता है। ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल का बहुत फेमस है। ये कार्बन के भी अगर मैं 4 बॉन्ड्स बनाऊँ तो 2 बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं, और 2 बॉन्ड जो है वो सेम प्लेन में तो होते हैं, लेकिन 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे होता है। तो मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया, बी बॉन्ड को प्लेन के ऊपर और बी वाले बॉन्ड को प्लेन के नीचे, और बीच से एक प्लेन पास करा है जो दोनों ए को कट कर रहा है, तो इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो जिससे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है। एंड अगर ऑप्टिकल की बातचीत हम कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर में, तो हम ही बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो तो होना ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें तो ऑलरेडी स्लाइस कट वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर अगर मान लो कि मोबाइल है स्क्वायर प्लेनर, तो है तो नहीं स्क्वायर प्लेनर, बट एक स्लाइस कट वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यहाँ से कट करेगा तो मॉलिक्यूल का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों उसके क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज बन जाएंगे ये। ठीक है, तो इसीलिए आप चाहे स्क्वायर प्लेनर ले लो DsP2 या फिर sp3, दोनों में ही जो नंबर आएगा वो 0 0 आ जाएगा, राइट। तो ये 0 0 बन जाएंगे। एंड द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसके लिए अगर आपने सीक्वेंस याद रखा हुआ है तो बाद बन के इसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीने पर नादिया का प्रेम समाई यू गदगद तब्दील हो गया, बस आपको नाम याद रखना और इससे आप सारा ऑक्सीडेशन स्टेट गेस कर सकते हैं। देखिएगा सीरियम है 57, तो सीरियम +4 हो गया, तो 4F0 आना है। गैडोलिनियम बीच में आता है, हाफ फिल्ड हो जाएगा +3 पे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होते हैं ना लेंथेनॉइड्स के। और यू गदगद, तो यूरोपियम पहले आता है, तो 4F6 हो जाएगा। अब 6 होने की वजह से आप निकाल दीजिए √48 और उसका √63। तो इस तरह से आप फटाफट B > C > A कर सकते हैं। अब आगे का सेक्शन टेस्ट योर सेल्फ है, तो यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, एंड आपने कमेंट्स में बताना है कि कितने सही हुए। 4-5 क्वेश्चन रखे हुए, एंड प्यार से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। यू हैव टू प्रॉमिस दैट कि आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो प्रॉमिस पहला है रिवीजन का, एंड देन आपको दूसरा काम क्या करना है, ये टेस्ट करना है। तो टेस्ट में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हुए, 3-4 ही रखे हुए, उसको सोच के बनाइएगा, टाइम देख लीजिएगा। बाकी तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, फाइट कीजिए। चलिए इसी तरह से टॉपिक और भी कराने की कोशिश करते हैं, तो आप बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक में ही पहले आप कर लो, आपको ऑर्गेनिक भी चाहिए तो बता देना। चलो ठीक है, बाय।